हेलो बच्चों, हम फिर से लेकर के आए हैं आज भारत की प्रमुख फसलें। भारत में दो प्रकार की फसलें, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि फसलों को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक भाग आता है खाद्यान्न फसलें और दूसरा भाग आता है व्यापारिक फसलें। ज्यादातर प्रश्न मानचित्र में भरने के लिए व्यापारिक फसलें ही आती हैं, लेकिन कभी कभार व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलें आ जाती हैं। तो खाद्यान्न फसलें भी हमने लिख रखा है और व्यापारिक फसलें भी हमने लिख रखा है। खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, सरसों, सोयाबीन इत्यादि फसलें पाती हैं। और हम चावल और गेहूं और सोयाबीन इन चीजों को भरना सीख लेंगे तो लगभग खत्म हो जाएगा। इधर ज्यादा महत्वपूर्ण दबाव इस पर बनता है, हमें देखना इधर है कि व्यापारिक फसलों में चाय, कहवा, रबड़, कपास, जूट और गन्ना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आने के लिए इसमें पटसन भी है, नारियल भी है, केला है, सेब है, संतरा है, मतलब विभिन्न प्रकार की फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं बहुत सी हैं। लेकिन हमें ज्यादा जोर चाय, कहवा, रबड़, कपास और गन्ना पर देना है। इसको ध्यान में रख करके हम मानचित्र में भरना सीखेंगे। खाद्यान्न फसल में यह वर्षा के ऊपर निर्भर रहने वाली फसलें हैं। तो जिधर से वर्षा ज्यादा होती है उधर चावल ज्यादा होता है, और जिधर से वर्षा कम होती है उधर से गेहूं या ज्वार, बाजरा, मक्का और चना, सरसों की खेती की जाती है। यहाँ इस साइड में यानी इस तराई क्षेत्र में या गंगा के मैदान में हम इस एरिया में हम चावल भरेंगे। यहाँ चावल पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यानी इधर से इधर की ओर जब बढ़ेंगे यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चावल का उत्पादन घटते हुए जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यहाँ पर चावल 3 फसली, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु चावल की खेती के लिए ये महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में किसी भी राज्य में हम चावल को दर्शा सकते हैं। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं इधर से इस साइड एरिया में आता है, ये हिस्सा होता है गेहूं के लिए। यहां उत्तर के विशाल मैदान में ही और सिंधु सतलज के मैदान में भी, यानी पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ज्यादा विस्तार पाया जाता है गेहूं बोने के लिए। तो हम कहां से, यहाँ पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेकिन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला नंबर ज्वार। ज्वार के लिए हमने कहा मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश यहां भर सकते हैं ये हिस्सा और महाराष्ट्र ये हिस्सा। बाजरा, बाजरा मध्य प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान का ये हिस्सा बाजरे की खेती की जाती है। मक्का कर्नाटक का हिस्सा, यहां पर हम कर्नाटक भरते हैं, ये कर्नाटक है। चना के लिए मैंने कहा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश बीच में एकदम ध्यान से देखेंगे ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश में लगभग बीच से होकर निकलता है। तो उधर आधा हिस्सा गंगा के मैदान वाले हिस्से में तरफ मिलता है और आधा हिस्सा विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे में मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कि इस भाग में चने की खेती की जाती है। सरसों के लिए राजस्थान का हिस्सा देखेंगे, जितना राजस्थान का है मरुभूमि यानी मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को छोड़ करके हिस्से में खेती की जाती है। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि हासिल है मध्य प्रदेश को सोयाबीन की खेती करने के लिए। वैसे तो गुजरात, महाराष्ट्र में भी सोयाबीन की खेती की जाती है, लेकिन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हम जोर कहाँ दे रहे हैं, चाय की खेती के लिए और कहवा की खेती के लिए, रबड़ की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए। तो पहला रीजन मिलता है चाय की खेती। वैसे तो भारत में ढालदार मैदान होने पर हम चाय की खेती करते हैं। तो चाय की खेती पश्चिम बंगाल से लेकर के असम, ये पूरा हिस्सा चाय की खेती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम नीलगिरी की पहाड़ियों में भी चाय की खेती करते हैं। तो या तो हम यहाँ भरेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, या तो सीधे चले आएंगे यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक के पास में, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में हम चाय की खेती के लिए भरते हैं। अगला नंबर है कहवा। कहवा के लिए सीधे कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक के ये है हिस्सा
इस हिस्से में हम कहवा की खेती करते हैं। ये यहाँ वाला भाग कहवा, ये हिस्सा होगा कहवा की खेती के लिए और ये हिस्सा होगा चाय की खेती के लिए। या चाय यहाँ भरेंगे, चाय असम या पश्चिम बंगाल, वैसे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर राज्य लगभग चाय खेती करते हैं। लेकिन त्रिपुरा के क्षेत्र में चले जाएं तो इधर खेती नहीं होती है, लेकिन मेघालय के हिस्से में खेती होती है। ढालदार खेत मिलने पर वहां पर चाय की खेती की जाती है। कहवा कर्नाटक में, रबड़ की खेती केरल के तक ही समुद्र तटीय यानी अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में की जाती है, इन हिस्सों में। अगला नंबर कपास के लिए, तो कपास की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में की जाती है। यह हिस्सा कपास की खेती के लिए जाना जाता है। वैसे इस संपूर्ण मालवा के पठार में, यह क्षेत्र क्या है, मालवा का पठार, इस मालवा के पठार में हम कपास की खेती करते हैं। अगला नंबर है गन्ना। गन्ना के लिए अपना उत्तर प्रदेश का तराई है, ये उत्तर प्रदेश का तराई हिस्सा गन्ना की खेती के लिए यह हिस्सा जाना जाता है। गन्ना की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का तराई हिस्सा ये है गन्ना। हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये है कपास, ये कपास, यहाँ पर गन्ना। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्र में तमिलनाडु में भी गन्ने की खेती की जाती है, यहाँ भी गन्ना भर सकते हैं। गन्ना या तो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश भरेंगे, नहीं तो फिर तमिलनाडु में, या तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, महाराष्ट्र में। अगला नंबर पटसन, दोनों अपनी भाषा में हम लोग जानते हैं जूट, पेटुआ, सन और पेटुआ। सन और पेटुआ को यानी जूट और पटसन को हम असम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी के हिस्से में ये हिस्सा और ये गंगा घाट इस हुगली नदी वाले क्षेत्र में, यानी यहाँ से पश्चिम बंगाल के इस हिस्से से और यहाँ तक कहीं भी हम इसे भर सकते हैं भारत के मानचित्र में। ये हिस्सा हमारा होगा जूट और पटसन के लिए। अगला है नारियल। नारियल की खेती केरल के तटीय समुद्र तटीय इलाके में की जाती है। यह हिस्सा नारियल की खेती के लिए जाना जाता है। या तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र नारियल की खेती की जाती है, या तो लक्षद्वीप, यहां पर हमारा है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी नारियल की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। अब मसालों के लिए तो पूरी तरह से प्रसिद्धि हासिल है ये कार्डेमम पहाड़ियां, नीलगिरी और कार्डेमम पहाड़ियां मसालों के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र मसालों के बगान है, मसालों के लिए जाना, जैसे इलायची, जायफल, जावित्री, ये सब मसाले हैं। ये सब मसाले केरल में पाए जाते हैं, केरल में इन सब की खेती की जाती है। अब हम आपको सामाजिक विज्ञान के मानचित्र पढ़ाने के साथ साथ मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। मॉडल पेपर में यह बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और कैसे आपको लिखने पर अच्छे नंबर मिलते हैं। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।